हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 3 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। फाइनली लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है, डायरेक्टली हम लोग पेपर 2 के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर बात करेंगे हम लोग स्टार कैंपेनर के बारे में, कि स्टार प्रचारक कौन होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, ये चीज अपने काम की नहीं है, बट फिर भी पहले काम की चीज कवर करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिला था। तो स्टार कैंपेनर कौन होते हैं, इनको समझते हैं। इनको डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर
जिसको पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है। फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है। किस पर्पस के लिए? कैंपेनिंग पर्पस के लिए, प्रचार के लिए। ये मतलब जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाती है कि वहां पर जाकर ये प्रचार करेंगे, प्रमोट करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को। अब ऐसे किस व्यक्ति को ही स्टार कैंपेनर के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है? तो देखो, नॉर्मल सी बात है, एक ऐसा ही व्यक्ति होगा ना जिसको कैंपेनिंग पर्पस के लिए रखा जाएगा, जो कि पॉपुलर हो पब्लिक के बीच में, पब्लिक उनको आइडेंटिफाई करती हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह। आपने कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने हेमा मालिनी जी को पार्लियामेंट के अंदर देखा होगा, आपने सनी देओल को पार्लियामेंट के अंदर देखा होगा, राइट? तो ये जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जिनको लोग जानते हैं, इनको शामिल करती है पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ, और इनको स्टार कैंपेनर बनाती है, जिससे कि लोग उनको देखें, उनको जाने और अट्रैक्ट हो, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट दें ज्यादा से ज्यादा। तो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक से वोट अपील करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखती है स्टार कैंपेनर के तौर पर, जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करें और लोग फिर अट्रैक्ट होकर उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, राइट? तो ये पूरा सिनेरियो स्टार कैंपेनर का हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि इसके नाम पे ही पूरी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, स्टार कैंपेनर। स्टार, हम लोग ऐसे व्यक्ति को यहां पर बोला जा रहा है जो कि पॉपुलर है, ठीक है? स्टार व्यक्ति है, पॉपुलर व्यक्ति है, राइट? और कैंपेनर यानी कि ये कैंपेन करने के लिए इनको रखा जाता है कि ये प्रचार करें, राइट? पॉपुलर फेसेस होते हैं ये पार्टी के अंदर ही। यहां पर कई बार आपने देखा होगा कि लोग यहां पर इस पॉइंट को कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट? लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी हायर कर लेती है, बुला लेती है, इनवाइट कर लेती है बॉलीवुड एक्टर को या किसी को। नहीं, विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर ही जो शामिल होते हैं लोग, उनको स्टार कैंपेनर बनाया जाता है, आउटसाइडर्स को नहीं बनाया जाता। बकायदा यहां पर यह चीज मेंशन्ड है कि ऐसे पॉपुलर फेसेस जो पार्टी के अंदर ही हैं, उस पार्टी का हिस्सा है, इसलिए तो पहले पॉलिटिकल पार्टी अट्रैक्ट करके उनको बोलती है कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो एक बार ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर वो स्टार कैंपेनर उनको घोषित करती हैं। इस सिनेरियो को आप समझना, क्योंकि यहीं पर ही लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करते, बताते नहीं है। बट मैंने आपको यही कहा कि अपन यहां पर उस चीज पर फोकस करेंगे जो चीज सिविल सर्विसेज आपसे पूछेगी। इस चीज को याद रखना, विद इन द पार्टी। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये चीज हमने देखी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या स्टार कैंपेनर के बारे में कहीं पर लिखा है किसी कानून के अंदर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या इसको डिफाइन किया है? नहीं, स्टार कैंपेनर की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। गॉट इट? आगे की चर्चा करें। तो स्टार कैंपेनर होने के क्या फायदे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टार कैंपेनर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि पॉलिटिकल पार्टी में से ही एक मेंबर के तौर पर नजर आते हैं। तो देखो, अब पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जब वो खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो जहां पर भी वो जाते हैं कैंपेनिंग करने, तो जो भी खर्चा हम लोग को देखने को मिलता है कि वो कैंपेनिंग के दौरान खर्च करते हैं। और आपको ये भी पता है कि ईसीआई लिमिट लगा के रखती है कि एक कैंडिडेट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, राइट? तो वो लिमिट्स के बारे में भी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था इवन। तो ये जो लिमिट्स वगैरह जो होती हैं एक कैंडिडेट के ऊपर, कि एक कैंडिडेट मतलब अपनी कैंपेनिंग के दौरान कितना खर्चा कर सकते हैं, तो ये वाली जो लिमिट है, ये स्टार कैंपेनर के केस में नहीं हम लोग को नजर आती। क्योंकि स्टार कैंपेनर, लॉजिक लगाओ आप, इसको रटने की जरूरत नहीं है। स्टार कैंपेनर किसके बिहाफ में प्रमोशन कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में। पॉलिटिकल पार्टी ने उनको इसीलिए तो पार्टी में शामिल किया है, जिससे कि वो प्रमोट करें उनकी पॉलिटिकल पार्टी को। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इनके कैंडिडेट एक्सपेंडिचर के अकाउंट में क्यों खर्चा शामिल होगा? एक्सपेंडिचर क्यों इनके पर्सनल अकाउंट में शामिल होगा? नहीं होगा ना, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स में खर्चा शामिल होगा। तो इनके कैंपेनिंग में जो भी खर्चा आता है वो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स में जुड़ता है, ना कि इनके पर्सनल कैंडिडेट अकाउंट में। बट हां, शर्त सिर्फ इतनी है, जर्नल कैंपेनिंग पे ये चीज होनी चाहिए, राइट? यानी कि ये फायदा जो होगा उनको जर्नल कैंपेनिंग पे मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेनिंग पर मिलेगा। अपने इंडिविजुअल कैंपेनिंग पर्पस के लिए इनको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ अभी रिसेंट पास्ट में ही कुछ रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स जो है वो रिवाइज किए हैं, चेंजेस लाए हैं कि स्टार कैंपेनर्स जब इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करते हैं, राइट, तो उस बीच कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जैसे कि इसमें अब से कहा गया है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो वहां पर स्टार कैंपेनर को 40 से 30 कर दिया गया है। पहले एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में स्टार कैंपेनर्स टोटल 40 हो सकते थे, बट अब 30 होंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है? कोई भी 3 डिफरेंस नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिए। इससे रिलेटेड पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था लास्ट में होमवर्क देकर पढ़ने के लिए। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएंगे। इसके अलावा जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो
उनको पहले 20 स्टार कैंपेनर्स रखने की अनुमति थी, बट अब ये घटाकर 15 कर दी गई है। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी कहीं पर स्टार कैंपेनर्स कैंपेनिंग करने जाएंगे तो 48 घंटे पहले उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स को इंफॉर्मेशन देनी होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी, तब जाकर ये कैंपेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये सिनेरियो क्यों आया है, ये वाला स्पेशली ये वाला क्लॉज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो कोरोना वायरस के समय है, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार की भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए पहले से जब इंफॉर्मेशन दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल को, तो वो पूरा अरेंजमेंट वगैरह करके रखेंगे कि जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और एकदम भगदड़ ना मचे एक एरिया पर, एक जगह पर। क्योंकि स्टार कैंपेनर को देखने बहुत भीड़ आ जाती है। अब जैसे कि कोई एक्टर है, कोई एक्टर गुजरा, भी कल शाहरुख खान गुजर रहा है रोड से, तो भीड़ पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये वाली चीज है। तो इसका बस एक आप लोग को जनरल आइडिया होना चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक स्टार कैंपेनर के बारे में। बट ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया है, तो उसके बारे में बस एक बेसिक आइडिया रखो कि न्यूज में क्यों था ये टॉपिक। तो स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस मिला हुआ था कांग्रेस लीडर और फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ को, तो ये स्टेटस इनका रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटाया है, और इसलिए हटाया क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे थे लगातार, और जो भी एडवाइजरी इशू की जा रही थी इनको, वो उस एडवाइजरी का फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी कि उसका पालन नहीं कर रहे थे, राइट। और अब इसके बाद क्या होगा, तो इनके जो भी ये कैंपेन वगैरह कंडक्ट करेंगे, तो उस कैंपेन के दौरान इनके अकाउंट से एक्सपेंडिचर जो है वो ऐड किया जाएगा, यानी कि जो भी ये खर्चा करेंगे वो इनके अकाउंट में अब शामिल होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये नवंबर 3 को जो बाई इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, तो उस पर ये कैंपेनिंग वगैरह जो भी कंडक्ट करेंगे अब, तो कैंपेनिंग के दौरान जो भी ये खर्चा करते हैं, राइट, जो भी खर्चा होता है वो इनके कैंडिडेट एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, बस बेसिक डिफरेंस खर्चे को लेकर है, राइट, कि कैंपेनिंग के दौरान जो खर्चा होगा वो पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड करती है, बियर करती है, किस केस में, स्टार कैंपेनर के केस में। बट अगर कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, कैंडिडेट है, तो उस कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा खर्चा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये वाली चीज है, बस आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अभी एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देता हूं इसी चीज से रिलेटेड, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस डिसीजन के ऊपर अभी स्टे लगा दिया है, राइट। बट हालांकि ये चीज आपके लिए काम की नहीं थी, जो काम की चीज थी वो अपन ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि चाइना की रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसने लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट, मजबूत करने के लिए। तो इकोनॉमी को मजबूत करना, मिलिट्री पावर को मजबूत करना, इसको लेकर लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। इसको 2025, 2027 और 2035 तक 3 गोल्स को, 3 टारगेट्स को अचीव करना है। पहला 2025 का जो इसका टारगेट है कि 2025 तक इसको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करना है, इस पर इसका फोकस है, राइट। डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने का क्या मतलब हुआ, मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय पे हम लोग को देखने को मिला कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, राइट। बट सरकार क्या चाह रही है कि लोग बाग खर्चा करें, एक्सपेंडिचर करें, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। कंज्यूमर का काम क्या होता है, कंज्यूम करना। कंज्यूम जब वो करते हैं, कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हैं, तो जैसे कि एक दुकानदार से कंज्यूमर ने प्रोडक्ट्स को परचेज किया, ठीक है। अब कंज्यूमर ने इस दुकानदार को क्या दिए, पैसे दिए परचेज करने के एवज में, तो ये दुकानदार अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगा, राइट, और इसके एम्प्लॉइज फिर कहीं और जाके खर्चा करेंगे। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, एक साइकिल जो है वो बनती जा रही, क्रिएट होती जा रही। तो एक फ्लो इस प्रकार का नजर आ रहा है, और ये फ्लो तभी नजर आता है जब वहां मतलब कंट्री के अंदर लोग बाग जो है वो कंजम्पशन पर फोकस करते हैं। तो इसी पर ही इसका एक टारगेट है कि इसको अपनी कंट्री में कंजम्पशन को बूस्ट करना है, जिससे कि इसकी इकोनॉमी हेल्दी हो, स्टेबल हो, राइट। और इनोवेशन पर ये फोकस कर रहा है चाइना, कि ज्यादा से ज्यादा नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो इनोवेट हो चाइना के अंदर। तो इसके अलावा ये 2025 का प्लान था। 2027 की बात करें तो 2027 में चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, इसको 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले इसको अपनी कंट्री के अंदर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान लेकर आना है, यानी कि नेशन की, चाइना की सिक्योरिटी के लिए वेरियस इनिशिएटिव लेकर आएगी, एक प्रॉपर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान लेकर आएगी कि इसकी जो डिफेंस है, इसका जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो मॉडर्नाइज चीजों को एक्सेप्ट करे, राइट, मॉडर्न बने। तो इस पर ये टारगेट करेगी। प्लान्स वगैरह इसके हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसे इसको अचीव करना है 2027 तक। 2035 का जो इसका प्लान है, ये बेसिकली इसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के ऊपर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के ऊपर बेस्ड इसका ये प्लान हम लोग को नजर आ रहा है। और ये जो इसका नया इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है, प्लान है, ये चाइना की जीडीपी को डबल करने की क्षमता रखता है और पर कैपिटा जीडीपी $10,000 की इसकी हो जाएगी 2035 तक। ये चीज यहां पर
बताई जा रही है इसके महत्व के तौर पर। और ये प्लान जो है इसको यूनिटी ऑफ अ रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी कहा जा रहा है। एक समृद्ध देश और एक सशक्त सेना की एकता इसको कहा जा रहा है। और स्ट्रेस इसमें डाला जा रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफॉर्मेटाइजेशन के ऊपर, राइट, और अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और वॉर प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के ऊपर, युद्ध की तैयारी को मजबूत करने और सैन्य परीक्षण के ऊपर जोर दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर पूरे प्लान के अंदर, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार का प्लान, एक लॉन्ग टर्म टारगेट प्लान चाइना का हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अनाउंस किया है इसकी रूलिंग पार्टी ने, राइट। तो वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं वो जरूर मेंशन कीजिएगा। कोड ऑन वेजेस, इसका एक प्रोविजन कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको बोनस नहीं दिया जाएगा, उनको बोनस देने से हटा दिया जाएगा, राइट। जो इंसेंटिव्स होते हैं, बोनस होते हैं कंपनी के अंदर, तो ये हटा दिए जाएंगे। तो काफी शानदार चीज है। इससे फायदा ये होने वाला है कि कंपनी के अंदर बिहेवियर जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे, राइट, जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट में कमी हम लोग को नजर आएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर हम लोग को कई बार देखने को मिलता है, और कई बार नहीं, बहुत ज्यादा, राइट, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस वगैरह बहुत ज्यादा नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस चीज में कमी आएगी और एक अच्छा बिहेवियर हम लोग को ऑफिस के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, और ये तब से लागू होगी जब एक बार सरकार इसको नोटिफाई कर देती है इस रूल्स को, तब से फिर ये अंडर ऑपरेशन के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा जो जैसे कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको डिसमिस कर दिया जाता है फ्रॉड के पर्पस के लिए, वायलेंट कंडक्ट के पर्पस के लिए, चोरी वगैरह के पर्पस के लिए, यानी कि चोरी या तोड़फोड़ करी उसने, राइट, या सही सलूक नहीं किया, हिंसक आचरण है उसका, धोखाधड़ी है उसकी, तो ऐसी ऐसी चीजों के कारण अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है तो उस एम्प्लॉय का जो बोनस है, जो ड्यू बोनस है, जो उसको मिलने वाला था, वो भी उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है कि एक व्यक्ति की जेब से जब पैसा जाता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ यार उसने गलती कर दी बड़ी, नहीं तो फिर लोगों को समझ में आता नहीं है, राइट। ये चीज आपने देखी होगी। अब सरकार फाइन्स वगैरह क्यों लगाती है? क्योंकि जैसे कुछ वहां पे कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर थूकोगे तो, जैसे स्टेशन वगैरह में थूकोगे तो 500 रुपए का चालान देना पड़ेगा, राइट, स्पिटिंग करने के ऊपर। तो अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसकी जेब से 500 रुपए जाएंगे, तो अगली बार जब वो कहीं पे थूकेगा तो उसको 500 अपने याद आएंगे कि अरे यार मुझे मेरे 500 वहां पे चले गए थे, तो फिर वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये इस प्रकार की चीजें होती हैं कि इंसान को मॉनिटरी जो है वो थोड़ा सा डराना पड़ता है। अगर मॉनिटरी, अगर इंसान जब तक सामने वाले की जेब से उसका हार्ड अर्न मनी अगर नहीं गया, यानी कि उसकी मेहनत का कमाया हुआ अगर पैसा उसकी जेब से फाइन के तौर पर जब तक नहीं जाएगा तब तक वो सुधरेगा नहीं। जैसे अभी मेरे साथ हो गया है एक केस, में अपना ही बताता हूं कि अभी मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो ओवर यूज हो गया, तो उन्होंने जो है वो मेरे पैसे काट लिए। तो अगली बार से बहुत ध्यान से मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करूंगा। तो अभी बड़ी पेनाल्टी लग गई है एक, और एक तो क्रेडिट कार्ड वाले इतनी बड़ी पेनाल्टी लगाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वही उनकी कमाई होती है, वो तो चाहते हैं कि लोग ओवर यूज करें। तो अपनी स्थिति अभी थोड़ी गंभीर चल रही है इस पीरियड में, बट क्या करें, क्रेडिट कार्ड ही ओवर यूज हो गया। और देखो स्टूडेंट मानते नहीं है, स्टूडेंट फिर भी पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। भाई मत करो यार प्लीज, बहुत मतलब मैं क्या बताऊं आपको, प्लीज मत किया करो आप शेयर। वैसे ही मैंने ऑलरेडी पीडीएफ के प्राइसेस वगैरह कम रखे हुए हैं, तो प्लीज मत शेयर किया करो। मैं आपको बता रहा हूं अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्रेडिट कार्ड ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप सोचो क्या स्थिति है मेरी अभी। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो इसके महत्व के तौर पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। तो देखो एक व्यक्ति का जो बेनिफिट है, मतलब इसकी अगर हम लोग बात करें कि वो उसका जो बेनिफिट अगर खो रहा है, वो यानी कि उसको बोनस अगर नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें एम्प्लॉय जो होंगे वो ज्यादा सतर्क होंगे, केयरफुल रहेंगे अपने कंडक्ट के लिए, अपने बिहेवियर के लिए। वही चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी थी, राइट। और साथ ही साथ ये एडिशनल डिटरेंट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगा, एक अतिरिक्त निवारक के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगा। किसके? जो हम लोग को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लॉ 2013 का जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके उसी के अतिरिक्त, उसी के एडिशनल तौर पर यह चीज जो है वो नजर आएगी, जिससे कि इस प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में रिडक्शन हम लोग को नजर आएगा। इस कानून की गाइडलाइंस की अगर हम लोग बात करें, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की 2013 की, तो इसमें फर्म्स को एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है वो सेटअप करनी होती है, राइट। जो भी कंपनी है उसमें एक कमिटी होगी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। और कंप्लेंट्स कमिटी है तो ये कंप्लेंट्स होने की किसकी, कैसी कंप्लेंट्स? तो ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स, और भी कंपनी के अंदर जो भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स ये सुनती है। और कंप्लेंट्स को सुनने के बाद फिर ये इंक्वायरी करती है पूरी, राइट। और इनको अगर लगता है कि हाँ ये मतलब जो सामने वाले व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो आरोप जो है वो बिल्कुल सही है,
तो सामने वाले व्यक्ति को दोषी करार किया जाता है और दोषी के तौर पर ये जो कमिटी है ये सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस भी जो है वो दायर कर सकती है पुलिस स्टेशन में, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को गिल्टी करार करके पुलिस में उसके बारे में रिपोर्ट कर सकती है। बट हाँ, एक चीज याद रखना आप कि हर प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट जो होते हैं वो पुलिस केस में नहीं जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर वो इंटरनली, इसलिए तो यहाँ पर फाइन की बात इसलिए रखी गई है क्योंकि काफी सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो होते हैं वो पुलिस वगैरह के अंदर हम लोग को नहीं नजर आते। तो इसलिए जब इंटरनली फाइन इंपोज किया जाएगा तो सामने वाले व्यक्ति को डर रहेगा कि हाँ जो है वो उसको ऐसी नेक्स्ट टाइम वो फिर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसको देखते हुए जो कंपनी है उसके दूसरे एम्प्लॉयज भी जो है वो फिर उनका बिहेवियर वगैरह जो होगा वो अच्छा हो जाएगा, राइट। कंडक्ट करना वो अच्छा हम लोग को देखने को मिलेगा उनका, राइट। तो ये वाली चीज है तो जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और अब अपन पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट फंड की अब यहां पर बात करेंगे। नाम से ही पूरी चीज समझ में आ रही है कि एक ऐसा फंड जो किस पर्पस के लिए है, रूरल गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट पर्पस के लिए है। तो ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों था इसको थोड़ी देर से समझाता हूं। पहले रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वो क्या होता है ये जान लो। ये 3% का सेस होता है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल्स और परचेस के ऊपर लगाया जाता है, राइट। और ये रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1987 के तहत किया जाता है और पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करती है और इस बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हम लोग को नजर आते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा जिसके बारे में मैंने आपको मेरे ख्याल से शायद अगस्त में सितंबर में आपने पढ़ा था। सेस के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, डिफाइन करिए सेस को। मैंने डिफाइन की बात करी है, इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वर्ड्स या सेंटेंस बना के मत लिखिएगा, प्रॉपर जो बुक में डेफिनेशन है वो आप यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिएगा। तो अभी हमने क्या जाना कि रूरल डेवलपमेंट फंड क्या है। तो ये फंड कैसे जनरेट होता है, सेस से जनरेट होता है। और ये सेस कब चार्ज किया जाता है, जब सेल्स और परचेज होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। तो इतनी जानकारी ये भी आप रखो। बाकी अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार से कहा है कि एक्सप्लेन करिए, बताइए कि आपने इस रूरल डेवलपमेंट फंड का उपयोग कहां किया है जो कि आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ये फंडिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करी है पंजाब को, पंजाब गवर्नमेंट को, तो उस ये फंडिंग कैसे मिली, क्योंकि एफसीआई क्या करती है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पंजाब के पास ये फंड कैसे आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परचेज एजेंसी है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पंजाब से 13 मिलियन टन गेहूं और 16 मिलियन टन पैडी हर साल जो है वो परचेज करती है, एवरी ईयर परचेज करती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सेस 3% लगता है सेल्स और परचेज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के। तो एफसीआई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो परचेज कर रही है, तो परचेज करने पर एफसीआई जो है वो सेस देगी 3% का, राइट। और यही फंड जो होगा वो किस चीज के उपयोग में लगाया जाएगा, गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट के उपयोग में लगाया जाएगा। तो अभी पंजाब के ऊपर कुछ आरोप है, कुछ शक है कि ये पैसा जो है, ये जो फंड है, ये गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर रही है, दूसरी चीजों के लिए ये यूटिलाइज कर रही है। तो इसी को लेकर ये पूरा टॉपिक था। और ये फंड में क्रिएट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मंडी के बाहर और मंडी के अंदर, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। बट अभी आरोप यही है कि ये डाइवर्ट कर रही है पंजाब स्टेट इन फंड्स को, किसी दूसरी पर्पस में इस फंड को लगा रही है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक रूरल डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऑलिव रिडले टर्टल्स, बड़े प्यारे से टर्टल्स ये हम लोग को नजर आते हैं। ऑलिव रिडले, यूपीएससी 1-2 बार जो है वो इस ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में पूछ चुकी है और स्टेट सिविल सर्विसेज में कई बार पूछे जा चुके हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स, राइट। तो ओडिशा के अंदर ये कॉमनली हम लोग को नजर आते हैं ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, राइट। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि ओडिशा सरकार ने रिक्वेस्ट करी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कि वो एक फ्रेश स्टडी कंडक्ट करे जिसके चलते ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो कछुए हैं ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं, इनका मूवमेंट कहां पर है, कहां पर ये जाते हैं, कहां मूव कर रहे हैं, राइट। जिससे कि और इनके मूवमेंट को देखते हुए स्टेट जो है ओडिशा स्टेट वो नए प्लान्स, नए रूल्स जो है वो लेकर आ सके इनके संरक्षण के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, राइट। तो ये चीज है। और ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है गाइस ये स्मॉलेस्ट और काफी भारी मात्रा के बताए जाते हैं कि जितने भी सभी सी टर्टल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं पूरे दुनिया भर में, उनमें ये स्मॉलेस्ट है। अब देखो यहां पर एक मतलब क्वेश्चंस रेज कर सकते हो आप लोग भी, क्योंकि कई बार कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पर इनको स्मॉलेस्ट नहीं कहा गया है। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल ही मतलब पूरे दुनिया भर के सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल है, बट आप कह सकते हो
कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ऑलिव रिडले टर्टल्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल हम लोग को पूरे दुनिया भर के देखने को मिलते हैं सी टर्टल्स के मामले में, और भारी मात्रा में है ये, बहुत नंबर्स में ये हम लोग को नजर आते हैं। गर्म पानी में रहते हैं थोड़े से ये, और पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के, और ये टर्टल्स के कजिन है कैम्स रिडले टर्टल, जो कि ये दोनों ही यूनिक मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको एरीबाडा नाम याद रखना। ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, एरीबाडा क्या है? एरीबाडा जहां पर, यानी कि एक ऐसी साइट जहां पर टर्टल्स बहुत भारी मात्रा में अंडे देते हैं। तो यहां पर बहुत भारी मात्रा में फीमेल्स जो है वो एक ही बीच पर आती है और भारी मात्रा में अंडे देती है। ओडिशा के अंदर ऋषिकुलिया रूकरी कोस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। नाम याद रखना कहां पर है ये कोस्ट, ओडिशा के अंदर है, आ सकता है। और गहीर माथा बीच, ये हम लोग को देवी नदी के माउथ पे देखने को मिलता है। यहां पर ये कछुए आते हैं ओडिशा के, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, और भारी मात्रा में अंडे देते हैं। तो मास नेस्टिंग हम लोग को यहां पर नजर आती है, एरीबाडा, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने 100% वेव करने की बात करी है मोटर व्हीकल टैक्स को। अब मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो नहीं लगेंगे 31 दिसंबर तक स्कूल बसेस के ऊपर, मिनी बसेस के ऊपर और सभी स्टेज कैरियजेस के ऊपर, यानी कि जितनी भी बसेस लोगों को लेकर जाती हैं, पैसेंजर्स वगैरह को लेकर जाती है पंजाब के अंदर, तो ऐसी बसेस के ऊपर वेव कर दिया है 100%, यानी कि मोटर वाहन कर जो है उस पर 100% की छूट का ऐलान किया है। अभी देखो ये लागू नहीं हुई है, इसका ऐलान हुआ है, बट हाँ हो जाएगी ये लागू। और जितने भी बच्चे बकाया जो इंटरेस्ट था, पेनाल्टी थी टैक्सेस की, राइट, इनके ऊपर, लोगों के ऊपर, तो उसको भी रद्द किया जा रहा है, उसको भी हटाया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, राइट, 31 मार्च 2021 तक। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। तो देखो ये इसलिए किया जा रहा है, आप लोग को पता है अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अभी सब गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई थी, कोई बसेस वगैरह चल नहीं रही थी, तो ये जो बस ओनर्स है उनकी काफी परिस्थिति खराब थी, राइट। तो इसलिए ये चीज की गई है, बट इससे यहाँ के जो पंजाब की जो टैक्सी वाले हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि टैक्सी वगैरह के लिए ये चीज नहीं की गई है, सिर्फ बसेस के लिए की गई है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को एक जनरल पता होनी चाहिए। कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती है। अब यहां पर बात हो रही है पावर स्कीम के बारे में, पावर योजना के बारे में। तो पावर का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सिंपल सी चीज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम लोग को देखने को मिलती है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, साइंस और इंजीनियरिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो इन फील्ड्स में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है, उनके लिए प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज का करना है। तो उसको लेकर ये पावर योजना हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इसको लॉन्च किया गया है SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर योजना में, सर्ब पावर फेलोशिप और सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट। तो एक एक करके देख लेते हैं, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। तो पहले रिसर्च ग्रांट की बात करते हैं। रिसर्च ग्रांट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि महिला जो है वो रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वगैरह जो है वो कंडक्ट करें। तो उनकी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। लेवल 1 के अंदर 60 लाख तक की फंडिंग 3 सालों के लिए देने की बात की जा रही है रिसर्च फंडिंग के तौर पर, और उसके बाद 30 लाख तक की फंडिंग 3 सालों के पीरियड के लिए दी जानी है। तो ये दो कैटेगरीज में फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी वुमेन रिसर्चर्स को, जैसे कि वुमेन जो है वो रिसर्च कर सकें S&T, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, राइट, और इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसके अलावा पावर फेलोशिप की बात करें, पावर फेलोशिप जितनी भी महिलाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड कराना, और जो भी इनोवेटर्स महिला हम लोग को देखने को मिलती हैं जो इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में शामिल होती हैं, राइट, और जिनके पास PhD डिग्री होती है किसी भी साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच की, राइट। तो कोई भी साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच है, उसकी अगर इनके पास डिग्री है, PhD वगैरह इन्होंने की हुई है, तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको फेलोशिप दी जाती है 15,000 रुपए की हर महीने, राइट, एक रेगुलर इनकम के तौर पर, जिससे कि वो पैसे पाई के बारे में ना सोचें और वो अपना ध्यान जो है वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी पर लगाएं। जो भी ये लैब्स वगैरह में जो महिलाएं रहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स में और इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, राइट, तो इस पर इनको ये चीज प्रोवाइड की जाती है। और रिसर्च ग्रांट जो है वो 10 लाख रुपए हर साल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको गाइस जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, एंड लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपका मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका आज का मेंस का क्वेश्चन है जिसको आपको कवर करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो,
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी। पूछा गया कि क्या कारण है ऐसा कि पानीपत पे इतनी लड़ाइयां हम लोग को नजर आती हैं, देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में यहां पर पूछा गया। तो थोड़ी सी चीजें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखनी है, फिर कारण भी बताना है कि पानीपत में, और इसके अलावा और भी मतलब कुछ बैटल्स के नाम लिखने की जो पानीपत में लड़े गए थे, है ना। तो ये आंसर आप लिखेंगे 120 वर्ड्स में, ठीक है। और इस आंसर को लिखने के बाद आप टेलीग्राम का अपना चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इस चैनल पे जाकर आप जाएंगे इस चैनल पे तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। डिस्कशन ग्रुप का नाम है चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। वहां पर 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वहां पर आप अपना आंसर पोस्ट करिए, वहां पर दूसरे स्टूडेंट्स आपके आंसर को रिव्यू करेंगे, आप दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर को रिव्यू करिए, और इसी प्रकार से एक हेल्दी एनवायरमेंट यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो लगकर तैयारी करिए अच्छे से और आंसर वगैरह लिखते रहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूं वो रिलीजियसली फॉलो करते रहिए। और मंथली पैकेज आपको कैसे ज्वाइन करना है उसकी जानकारी मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी दे चुका हूं। जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए 7 महीने की मैगजीन, तो इसकी टोटल फीस 300 रुपए है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो देखकर इसको परचेज कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का जो पेड पैकेज है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है वो ले लीजिए, काफी बेनिफिशियल पेड पैकेज है। उससे आपकी 3 महीने में एनसीईआरटी कवर्ड होगी और हर एक एरियाज आपको पता लगेंगी जहां पर आपको फोकस करना है एनसीईआरटी के अंदर। तो वो बेसिकली सेल्फ स्टडी प्लान है। आपको मैं टारगेट्स प्रोवाइड कराता हूं, आप उन टारगेट्स को पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, आप उन टारगेट्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे मैं उन टारगेट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। यानी कि आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आता है और एक मतलब आपकी डेली जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, डेली आपकी एक्सरसाइज होती है, राइट। तो ये इसके बारे में एक जानकारी आप लोग को देनी थी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर है, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम की, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, राइट। पता लग जाएगा आपको कि वहां पर क्या क्या चीजें कंडक्ट की जाती है। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।